जी, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्ली मिनिस्ट्रीज़ में से ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की अगर मैं बात करूं, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो थे वो लीडर फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान थे। एंड ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो थे ये एक बहुत ही ऑनेस्ट और दीनदार आदमी था। और जब जिन्ना की जो है वो डेथ होती है 1948 के अंदर, तो आपके पास जो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन होते हैं ये पाकिस्तान के जिन्ना के बाद जो है वो सेकंड गवर्नर जनरल जो है वो बन जाते हैं। आपको पता है कि जिन्ना जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान होते हैं। तो जिन्ना के बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो है वो हमारे पास सेकंड गवर्नर जनरल होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं बेटा, इनकी सर्विसेज एज एन गवर्नर जनरल हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इनकी सर्विसेज में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने क्या किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो लियाकत अली ख़ान और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के टॉपिक में सेम है। तो हम एज अ गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने क्या किया बेटा, प्रेजेंट किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कब बेटा? ऑन 12 मार्च 1949 में। बेटा यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो क्या करती है, ये फाउंडेशन बनती है पाकिस्तान की फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अब सवाल ये है कि सर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का नाम बार बार आ रहा है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था क्या? बेटा हम डिस्कस करते हैं पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 का। बेटा ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होती है ये बताती है हमें कि जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगी पाकिस्तान की वो फॉलो क्या करेगी, डेमोक्रेसी फॉलो करेगी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल जो आवाम जिसको चाहेगी वोट करेगी, जो मेजॉरिटी वोट जिसको मिले होंगे वो आकर क्या करेगा, रूल करेगा, गवर्नमेंट में आएगा। और हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या कहती है बेटा, डेमोक्रेसी होगी, फ्रीडम होगा, इक्वालिटी होगी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस। जैसे कि हमें कौन बताता है बेटा, हमें इस्लाम बताता है इन चीज़ों के बारे में। वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर होंगी। फर्दर मोड मैं आपको ऐड ऑन कहता हूँ कि मुस्लिम्स जो है उनको अलाउ कर दिया गया था कि वो अपनी लाइफ जो है वो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल गुजारेंगे। और प्लस जो माइनॉरिटीज़ होंगी, मतलब कि हिंदूज़ वगैरह अदर माइनॉरिटीज़, वो अपना रिलीजन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए फ्रीली क्या कर सकते हैं बेटा, फॉलो कर सकते हैं। माइनॉरिटीज़ को क्या किया जाएगा बेटा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। बेसिक ह्यूमन राइट्स को गारंटी किया जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पॉइंट है। और प्लस ये कहा गया था कि जो लीगल सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट रहेगा फ्रॉम द गवर्नमेंट। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेटा जो भी गवर्नमेंट आए सो आए, लेकिन जो लीगल सिस्टम होता है कोर्ट वगैरह वो अपना एक निज़ाम चलता रहेगा। देखिए बेटा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को क्या किया बेटा, कुछ रिलीजियस लीडर्स ने जैसे कि उलमाज ने क्या किया था, सपोर्ट किया था। बेटा ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये क्या करता है, उलमास को क्या करता है बेटा, उलमास को जो है वो सेटिस्फाई करता है। ये बताता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो रूल्स वगैरह बन रहे हैं, इस पाकिस्तान के अंदर जो रूल्स बन रहे हैं उसमें इस्लाम की बातें आ रही हैं। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है बेटा, बहुत सारे जो आपके पास रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं और प्लस इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को जो है वो क्या करते हैं बेटा, सपोर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डेवलपमेंट, मतलब कि इन्होंने क्या किया इसमें ज़रा हम पढ़ लेते हैं। अब अगर हम डिस्कस करें ख्वाजा नाज़िमुद्दीन का जो टेन्योर चल रहा था, जो ज़माना इनका चल रहा था, इसमें इन्होंने बहुत ही इफ़ेक्टिव फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को क्या किया बेटा, इनकी बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल पॉलिसीज़ जो थी वो इफ़ेक्टिव थी। जैसे कि बेटा इन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जो कि स्किलफुली ड्राफ्ट की और उसका रिज़ल्ट क्या था कि बेटा पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो स्टेबल चल पा रही थी। पाकिस्तान की इकॉनमी क्या थी बेटा, स्टेबल चल पा रही थी। और मैं अगर इसकी एग्जांपल दूं कि जो इन्होंने स्किलफुली ड्राफ्ट की थी पॉलिसीज़, उसका रिज़ल्ट क्या होता है बेटा, सरप्लस बजट होता है। मतलब आपके पास चीज़ें जो है वो एक्सपेंसेस कम थे और आपके पास इनकम ज़्यादा थी। तो बेटा ये एक नए मुल्क के लिए क्या था बेटा, ये एक नए मुल्क के लिए बहुत खुश आइंद बात थी कि जो
पाकिस्तान का इनिशियल टाइम था वो थोड़ा सा मुश्किल था, क्रूशल पीरियड था, उसमें ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने जो है वो कुछ बेहतरीन काम किया। फिर इसके बाद इन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को क्या किया बेटा, स्टेबल रखा ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने। इन्होंने इतना एफिशिएंटली काम किया कि फ्यूचर में इनकी वजह से फ्यूचर वाले लोगों को फ़ायदा हुआ, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये इन्होंने की थी। फिर इनकी बात करते हैं हम, क्या बात करते हैं बेटा, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी 1950। अब ये बेसिक प्रिंसिपल कमेटी 1950 क्या होता है, बीपीसी। बेटा बीपीसी क्या करता है, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी क्या होती है बेटा, मेन पावर जो है वो क्या किसके पास होती है बेटा, इसमें मेन पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब मेन पावर आ रही है तो एक बात याद रखिएगा कि सेक्शन 2 में जब ब्रिटिश कोई भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करता था उसमें हमारा एक ही रोना होता था कि सारी की सारी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देनी चाहिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, प्रोविंसेस को राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन ये जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी है ये खुद ही कह रहा था कि दैट मेन पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो। तो मतलब ये बात किसके अगेंस्ट जा रही थी, पाकिस्तान मूवमेंट के अगेंस्ट जा रही थी। तो बेटा बेसिक प्रिंसिपल कमेटी जो है वो क्या हुई, फेल हुई। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं प्रोडा की। हम क्या बात करते हैं बेटा, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के टाइम पे प्रोडा की बात करते हैं। इन 1949 क्या होता है, 1949 के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रोडा। प्रोडा क्या होता है बेटा, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट। सर ये क्या था बेटा, ये एक लॉ था, क्या करने के लिए, ये एक लॉ बनाया गया था कि जो भी करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे उनको पनिश करने के लिए। अच्छा जी, अब ये था क्या कि भाई अगर कोई भी नॉर्मल आदमी कंप्लेन करेगा किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के बारे में और अगर वो गिल्टी हुआ तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। इवन बेटा ये जो डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट था, इवन गवर्नर और हाई ऑफिशियल्स को भी इन्वेस्टिगेट किया जाता था अंडर दिस लॉ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चीज़ों का गलत इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इस लॉ का भी क्या किया गया, मिसयूज़ किया गया। भाई जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पर हमारे पास है अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई जो है वो बहुत ज़्यादा शरीफ आदमी है। अब्दुल्ला भाई बहुत शरीफ आदमी है। तो क्या हुआ, अब्दुल्ला भाई ने बोला कि भाई मैं कोई भी जो है वो रिश्वत लेके किसी भी बंदे का काम नहीं करूँगा। जो अमीर लोग होते हैं वो आपको पता है रिश्वत देकर अपना काम करवाते हैं, पैसे का ज़ोर दिखाते हैं। तो अब्दुल्ला भाई ने बोला भाई मैं किसी का पैसे का ज़ोर नहीं देखता, मैं किसी का काम नहीं करूँगा, मैं 2 नंबर आदमी नहीं हूँ। तो इलीट्स ने क्या किया बेटा, इलीट्स ने उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर दी, उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर दी। रिज़ल्ट क्या हुआ, बहुत सारे लोग इस तरीके से रिमूव हुए। तो मतलब पाकिस्तान के अंदर लोगों ने गलत इस्तेमाल करते हैं चीज़ों का, और उस टाइम भी गलत इस्तेमाल किया। फिर आपके पास ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो है वो प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं। अब सवाल ये बिकम प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर जनरल से प्राइम मिनिस्टर तक का सफ़र क्या था बेटा। आफ्टर लियाकत अली ख़ान, जब लियाकत अली ख़ान को असैसिनेट किया जाता है तो मलिक ग़ुलाम मोहम्मद जो होते हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने कन्विंस किया ख्वाजा नाज़िमुद्दीन भाई को, ये KN लिख देते हैं, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को क्या किया, कन्विंस किया कि वो स्टेप डाउन करे एज अ PM। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने क्या किया भाई, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने स्टेप डाउन किया एज अ PM ऑफ पाकिस्तान। मलिक ग़ुलाम मोहम्मद जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि अब सवाल ये है कि कादियानी एज नॉन मुस्लिम या लिखा हुआ है, सर इसका क्या मतलब है। बेटा होता क्या है कि इन 1953 पाकिस्तान के अंदर फूड शॉर्टेज होता है और इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं। जैसे कि हमारे पास जब कोविड आया था तो उसमें क्या हुआ था कि लोगों के पास जब राशन नहीं था तो लोग गवर्नमेंट को बुरा भला बोल रहे थे। जैसे कि अभी भी लोग बुरा भला बोलते हैं, सैलाब में बुरा भला बोला, क्योंकि इतनी चीज़ें बेहतर नहीं थी गवर्नमेंट के पास। तो जब पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज आई और इकोनॉमिक क्राइसिस आया पाकिस्तान के अंदर, तो लोग बहुत ज़्यादा एंग्री हुए गवर्नमेंट पे और प्रोटेस्ट करना शुरू किए। अब देखो ये तो एक नेगेटिव साइन था। फिर हमने क्या किया कि कुछ कंट्रीज़ से जैसे कि USA से हमने भीख मांगी, उन्होंने हमें जो है वो वीट वगैरह भिजवाया। लेकिन भीख तो हम शुरू से मांगते ही चले, ये सही है। लेकिन होता क्या है, लोग तो प्रोटेस्ट करे, उसके बाद उलेमाज भी प्रोटेस्ट करे थे। रिलीजियस पार्टीज़ जैसे कि अहरार पार्टी थी, अहरार पार्टी क्या डिमांड करी थी बेटा, ये डिमांड करी थी कि अहमदीज़ जो कादियानीज़ होते हैं उनको जो है वो डिक्लेयर किया जाए नॉन मुस्लिम, काफिर बोला जाए। उस टाइम पे जो है वो ज़फ़रुल्लाह ख़ान जो थे एक फ़ॉरेन मिनिस्टर थे, वो अहमदी थे। तो उलेमाज़ ने बोला भाई उनको भी रिमूव किया जाए।
तो सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो क्या किया गया कि जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की गवर्नमेंट को क्या किया जाता है, ब्लेम किया जाता है कि भाई इसकी वीक लीडरशिप है, ये बेकार लीडर है। तो मलिक ग़ुलाम मोहम्मद जो नेक आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को फ्रॉम ऑफिस, फ्रॉम गवर्नमेंट इन 1953 17 अप्रैल को, और मोहम्मद अली बोगड़ा को न्यू पीएम बना दिया जाता है, जो कि कहाँ से होता है बेटा, ईस्ट पाकिस्तान से। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक भाई, कोई मसला, कोई भी इशू है तो बताएं। चलें जी, ओके। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पी लिखते हैं भाई।